बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री की जस्ट डेफिनेशन ही बल्कि इसकी हम लिमिटेशंस, इसकी जम्पशन, इसके लॉस और इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। स्टिक्योमेट्री जो है ये खुद दो वर्ड से मिलकर बना, स्टिक्योन और मीटर। स्टिक्योन का मतलब है एलिमेंट्स और मीटर का मतलब है टू मेजर। ये वैसे समझा जाता है कि जिस वर्ड के भी एंड पे टी आर वाई आया वो कोई ना कोई ब्रांच होती है। जिस तरह केमिस्ट्री है, इसके एंड पे टी आर वाई आ रहा है वो साइंस की ब्रांच है, और स्टिक्योमेट्री के एंड पे भी टी आर वाई आ रहा है तो ये केमिस्ट्री के आगे फर्दर ब्रांच है। और हम मीट्री का मतलब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे टू मेजर है, तो मेजर क्या करना है हमने, जब भी किसी चीज़ में हम किसी को मेजर करें या किसी ब्रांच में हम किसी को मेजर कर रहे हो तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई होता तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होना था। तो यहाँ से आपको ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि स्टिक्योमेट्री में हम क्वांटिटेटिव जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। तो मेजर क्या करना है वो देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हमने मेजर करना है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इनके इसमें जो मेजर करने जा रहे हैं हम, वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेजर करने जा रहे हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी की बातें इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई हैं कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो लिमिटेशन है ये इंपॉर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में आती हैं कि लिमिटेशन की क्या है। इट डज़ नॉट टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, ये मेरे रिएक्शन की कंडीशन नहीं बताती, और डज़ नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब लिमिटेशन हमने देख ली, एजम्पशन और लॉज एंड पे देखते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल को समझेंगे कि उसमें लिमिटेशन जो है वो कहाँ पर है, और फिर देखेंगे कि क्वांटिटेटिव स्टडीज़ की कैसे करते हैं स्टिक्योमेट्री में। केमिकल इक्वेशन देखते हैं। ये मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि स्टिक्योमेट्री कोएफिशिएंट क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पीछे जो उनके नंबर ऑफ मोल्स मेंशन किए होते हैं, इनको ही उनके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसा कि कार्बन का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिए हैं कि स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स किसे कहते हैं। तो आपको स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट और स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम इनके स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर 1 मोल कार्बन लें और 1 मोल ऑफ O2 लें तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है या मास कितना होता है 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ O2 का मास कितना होगा 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होगा 44 ग्राम। अगर जो मास भी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिया हो तो उनको कहेंगे स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स। लेकिन अगर इनसे कम ज़्यादा लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन ले लेता हूँ यहाँ पे 10 ग्राम और ऑक्सीजन ले लेता हूँ 31 ग्राम, तो वो नॉन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स होंगी इनकी। तो यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया कि स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स और नॉन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स कौन सी होती हैं और स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कौन से होते हैं। वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स मेंशन किए गए होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, उनको हम स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स भी देख ली हैं। हम इसकी एजम्पशन देखते हैं। एजम्पशन में पहली एजम्पशन है कि आल दी रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि जितने भी हमने रिएक्टेंट जितने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। और सेकंड एजम्पशन है नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये एजम्पशन मैंने पहले इसलिए करवाई है, अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे रिलेशनशिप। तो उन रिलेशनशिप को समझने के लिए इन एजम्पशन को पहले आपको समझ होनी चाहिए कि एजम्पशन पहले हमने देख लिया आल दी रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स और कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। अब हम इसके लॉज देखते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग के मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस बात को समझें कि ये क्या कहता है ये लॉ। ये मैंने क्वेश्चन लिखी हुई है इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर हम वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ये बनती है 2H2 + O2 गोज़ टू 2H2O। यानी कि अगर हम 2 मोल्स H2 के लें और 1 मोल ऑक्सीजन का लें
और ये दोनों गैशियस फॉर्म में है। ये साथ में नीचे मैंने ये ग्राम में नहीं, ये जी का मतलब है कि ये गैशियस फॉर्म में है। तो नेक्स्ट क्या बना, 2H2O लिक्विड फॉर्म में बना। क्लियर है। तो ये फॉर्म चेंज हो गई है, पहले ये गैस फॉर्म में था, अभी ये लिक्विड फॉर्म में हो गए, लेकिन इसका जो मैस है वो टोटल कंजर्व ही रहेगा। जैसा कि हाइड्रोजन के 2 मोल लेने के लिए मुझे इसके 4 ग्राम लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के 1 मोल लेने के लिए मुझे इसका 32 ग्राम लेना पड़ेगा। तो ये टोटल, अगर हम टोटल वेट काउंट करें इस इन रिएक्टेंट का, तो इन रिएक्टेंट का जो टोटल वेट बनता है वो 36 ग्राम बनता है। तो आगे हम वाटर के देखें, 2 मोल्स बने हैं 2H2O, तो वाटर का 1 मोल हो तो उसका वेट जो हमें 18 ग्राम लेना पड़ता है। तो जो यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो वो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 ग्राम उसका, यानी कि जो मैस है उसकी फॉर्म चेंज हुई है। पहले गैसियस फॉर्म में था, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया एल्बो लिक्विड फॉर्म में चला गया। मैस की फॉर्म चेंज हो गई है लेकिन वो टोटल कंजर्व ही है। और मैंने इस एरोज़ के ऊपर कोई कंडीशन मेंशन नहीं की, क्योंकि हमने पहले इसकी लिमिटेशन देखी थी कि जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन है स्टोइकियोमेट्री में जो हम देखते हैं वो हमें रिएक्शन की कंडीशन के बारे में नहीं बताती कि हम कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करें, वो जस्ट हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिलेटेड बताएगी। हमने वहाँ पे रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना था, उनकी कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। और हमने इसकी जो है एजम्पशन में देखा था कि कोई जो है साइड प्रोडक्ट भी नहीं बनता, और टोटल मास जितना मैंने यूज़ किया था, अगर मैंने यहाँ पे इसका 4 ग्राम यूज़ किया है तो वो 4 का 4 ग्राम ही रिएक्ट कर गया है। अगर ऑक्सीजन का मैंने 32 ग्राम यूज़ किया है तो वो 32 ग्राम ही रिएक्ट कर गया है, कम्प्लीटली रिएक्ट हो चुका है। पहली एजम्पशन ये थी। सेकंड ये थी कि कोई बायो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई बायो प्रोडक्ट भी मेंशन नहीं किया। पहला लॉ हमने देख लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम सेकंड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके जो है 2 नाम और भी हैं। इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं और प्रोस्ट लॉ भी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन के रिलेटेड देखते हैं और फिर इसको अप्लाई करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि इस लॉ की डेफिनेशन ये है कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसका मतलब क्या बनता है? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि जो आपका कंपाउंड है उसमें जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेशियो है वो फिक्स रहती है। ये डिपेंड नहीं करता वो आपने लिया कहाँ से है, उसका सोर्स कौन सा है, आपने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया है या नेचुरली लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाटर ही है, ठीक है। वाटर की रेशियो देखें, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 है। ये बारिश का पानी हो या अपने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया, आर्टिफिशियल प्रिपेयर किया, या किसी रिएक्शन के बाद के बाय प्रोडक्ट के तौर पे बना है, तो इसकी जो रेशियो है वो फिक्स रहती है। पानी जहाँ से मर्जी लिया हो तो उसकी जो उसमें जब भी H2O होगा, हमारे पास वाटर होगा, इस कंपाउंड की जो इसमें मौजूद एलिमेंट्स की रेशियो है वो फिक्स रहेगी। वाटर दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने से ले लें, वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 ही रहेगी। इस जो है लॉ जो है उसकी डेफिनेशन ये हमें कॉन्सेप्ट देती है। तो लॉ होता भी वही है जो कि चेंज ना हो, हर जगह पे अप्लाई किया जा सके। तो आप कोई भी कंपाउंड ले लें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में बने, हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करें, उसमें जो रेशियो है वो 1:2:1 ही रहेगी। मैंने ग्लूकोज का फार्मूला लिखा है C6H12O6। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो है 1:2:1 मैंने मेंशन की है। तो ग्लूकोज आप पूरी दुनिया में जहाँ से मर्ज़ी ले लें, या इसको अपनी बॉडी में प्रिपेयर कर लें या जैसे मर्ज़ी, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो रेशियो है वो यही रहेगी। यही इस लॉ ने कहा था कि केमिकल कंपाउंड जो है ऑलवेज कंटेन इट्स एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स सोर्स से डिपेंड नहीं करता कि आपने कहाँ से लिखा है, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और अपने मेथड्स पर भी डिपेंड नहीं करता कि आपने खुद प्रिपेयर किया है या कहाँ से है। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया कि रिलेशनशिप, हमें अगर रिएक्टेंट का मास पता हो तो हम उससे प्रोडक्ट का मास बता सकते हैं। रिएक्टेंट के मोल्स पता हो तो हम उसके प्रोडक्ट के मोल्स भी बता सकते हैं। रिएक्टेंट का मास पता हो तो हम प्रोडक्ट के मोल्स बता सकते हैं। रिएक्टेंट का मास पता हो तो हम प्रोडक्ट के वॉल्यूम बता सकते हैं। वॉल्यूम पता हो तो मास बता सकते हैं। ये रिलेशनशिप जो है इसे और भी बना सकते हैं। चौथा रिलेशनशिप, पहले रिलेशन को जो है वो प्रूव करेंगे कि मास रिलेशनशिप में अगर हमें रिएक्टेंट्स का मास पता हो तो प्रोडक्ट का मास हम कैसे बताएंगे। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है कि अगर मेरे पास कार्बन के 6 ग्राम है और ऑक्सीजन के 16 ग्राम है तो मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसका वेट जो है मास कितना होगा।
तो इसको बताने के लिए हम क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हम मदद लेंगे, उसकी एप्लीकेशन हम ये पढ़ रहे हैं आगे, उसका ये जो है यहाँ पे रिलेशनशिप, ये एक्चुअली बैलेंस केमिकल इक्वेशन की समझने की एप्लीकेशन ही है। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो स्टोइकियोमेट्रिक में लिखते हैं उसकी हेल्प से हम ये मैथ्स बता सकते हैं। केमिकल इक्वेशन देखते हैं इसकी कि अगर हमें पता है कार्बन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 12 ग्राम ले ऑक्सीजन के 32 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो 44 ग्राम बनेगी। तो हमारे पास जो गिवन है वो कार्बन 6 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमने बतानी है। तो हम इसको इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो जो हमारी कार्बन है वो ये जो है उससे हाफ़ है और ऑक्सीजन भी उससे हाफ़ है, तो डेफिनेटली जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी उससे हाफ़ बनेगी। ये मैंने सिंपलेस्ट रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा है, आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिलेशनशिप हम देखते हैं मैस मोल रिलेशनशिप। अगर हमारे पास अब कार्बन जो है वो 6 ग्राम, ऑक्सीजन जो 16 ग्राम हो, तो CO2 के अब हमने मैस नहीं बताना, उसका मोल बताना है, क्योंकि हम मैस मोल रिलेशनशिप को देखने लगे हैं। तो आप सिंपली इसके पहले मोल फाइंड आउट करें इन दोनों की। तो कार्बन 6 ग्राम हो, उसको उसके मोलर मास पे अब अगर हम डिवाइड करवाएंगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.5। इसका भी इसके मोलर मास पे आप डिवाइड करवाएं, इसके मोल्स आ जाएंगे 0.5। तो अगर इसका 1 मोल हो, इसका भी 1 मोल हो, तो इसका 1 मोल बनता है। अब दोनों का हाफ ऑफ मोल है, तो डेफिनेटली इसका भी आगे हाफ मोल बनेगा। ये मैंने नीचे डिवाइड करवाया हुआ है कि 6 ग्राम गिवन है, तो उसको मोलर मास पे डिवाइड करवाएंगे तो वो 0.5। ऑक्सीजन का 16 ग्राम गिवन है, तो उसको 32 पे डिवाइड करवाना पड़ेगा 0.5। तो आगे डेफिनेटली कार्बन के जो मोल्स बनेंगे वो 0.5। वो ऐसे हमें पता चला क्योंकि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखा था। फिर कार्बन का जो है मैस 12 ग्राम हो, तो इट मीन्स हमने कार्बन का 1 मोल लिया हुआ है। ऑक्सीजन का 32 ग्राम हो, तो इट मीन्स हमने ऑक्सीजन का जो है वो 1 मोल लिया हुआ है। तो आगे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। तो यहाँ पे हाफ ऑफ मोल से दोनों के, तो आगे उसका भी डेफिनेटली 1 मोल बनेगा। ये आपको पेपर में फर्स्ट ईयर लेवल में प्रूव नहीं करना, जस्ट ये समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये लास्ट केस है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम कार्बन जो है इसका 12 ग्राम लेते हैं, ऑक्सीजन का 32 ग्राम लेते हैं, और कंडीशन जो है हमने बताया कि हम स्टोइकियोमेट्रिक में कंडीशन मेंशन नहीं करते, आगे उसका बनेगा तो 44 ग्राम एजम्पशन के अकॉर्डिंग। और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये डिपेंड करता है हमने कंडीशंस कौन सी वहाँ पे रखी, यानी कि हमारा प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है। अगर तो STP होगा, और ये डेफिनेटली अगर STP होगा तो फिर ये आइडियली बिहेव करेगी। तो जब आइडियली बिहेव करेगी तो इसका जो वॉल्यूम है वो 22.414 क्यूबिक DM होगा, अगर ये आइडियली बिहेव करेगी। अगर हम वो कंडीशन देते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमने कंडीशन को डिस्कस नहीं करना, जिसके लिए जस्ट इतना ही आप याद रखें।